हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं, जो 12th की केमिस्ट्री है हम उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी रेगुलर वीडियोस आएंगी और आपका 5 to 6 मंथ्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 12th का 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे खुद से बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हमेशा 4th चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स से 12th की। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझेंगे और हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करते जाएंगे और 12th में बिल्कुल अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारा मतलब क्या है, हमें रटना नहीं है, हमें अच्छे नंबर नहीं लाने, हमें केमिस्ट्री को सीखना है। हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि जो केमिस्ट्री हमें वो बिल्कुल अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स 4th चैप्टर 12th का। ठीक है, तो सबसे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, जो भी रिएक्शन है उसका क्या पढ़ते हैं, रेट को पढ़ते हैं। मतलब रिएक्शन जल्दी हो रही है, रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन हो रही है। तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें, रेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रेट के बारे में। तो जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसमें हम कोई भी रिएक्शन है तो उससे किसके बारे में पढ़ेंगे, रेट के बारे में पढ़ेंगे कि रेट जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लो रिएक्शन हो रही है या फास्ट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे छोटा सा सब पहले एक सवाल आपके लिए कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमारे पास A2P, ए रिएक्टेंट है हमारे पास, इससे क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कोई एक रिएक्शन है A, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। लेकिन जो ये A से P बनता है वो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। मतलब सबसे पहले A से बना B, B से बना C और C से बना D, C से बना P। चलो इतना कर लेते हैं। सबसे पहले बनता है A से B, फिर बनता है B से C और उसके बाद तब बनता है P। मतलब जो हमें दिख रहा है कि हमें A से P बना, लेकिन हो क्या रहा है, असल में ये 3 स्टेप्स से मिलकर हमारे पास क्या बन रही है, ये रिएक्शन बन रही है। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, माना हमने बोल लिया ये स्टेप स्लो है भाई, बाकी दोनों स्टेप क्या हैं, फास्ट हैं। ये वाली जो A से P बन रहा है, हमारे पास A रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है P। और ये इससे ये बनने में हमारे पास ये तीनों स्टेप लगते हैं। अगर ये तीनों स्टेप हो गए तब जाके हमारा A से P बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने बोला कि ये स्टेप बहुत स्लो है, मतलब A से B बहुत स्लो बन रहा है, बाकी दोनों स्टेप फास्ट हो रहे हैं, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन का रेट होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, जो रिएक्शन का रेट होगा वो कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1-2 मिनट अच्छे से सोचिए और उसके बाद आंसर दीजिए। और अगर आंसर नहीं आया तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास क्या है, 3 बच्चे हैं, हमारे पास 3 बच्चे हैं, उनको 1 किलोमीटर आगे भागना है। ठीक है, अगर तीनों के तीनों 1 किलोमीटर जहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, अगर तीनों के तीनों वहाँ पे पहुँच गए तब जाके हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारे पास एक है A, एक है B, एक है C। एक है हमारे पास, एक बच्चा है A, एक बच्चा है B, एक बच्चा है C। तीनों के तीनों भागे। ठीक है भाई, तो तीनों के तीनों भागे तो A भी पहुँच गया 1 किलोमीटर दूर, B भी पहुंच गया और C भी पहुंच गया। ठीक है, तीनों को तीनों हमारे पास 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो A B C है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि तीनों को तीनों हमारे पास एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने चाहिए। जब लास्ट वाला बंदा जो सबसे लास्ट आ रहा होगा, तीनों में से जो सबसे लास्ट आ रहा होगा, वो जब एंडिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तभी जाके रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी। अगर A जैसे बहुत तेज भाग रहा है, अगर वो बहुत जल्दी पहुंच गया, ठीक है, B और C से बहुत जल्दी पहुंच गया, तो रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। जो बच्चा बहुत स्लो भाग रहा होगा, जो सबसे पीछे होगा, जब तक वो नहीं पहुंचा एंडिंग पॉइंट तक, तब तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं होगी, क्योंकि हमारा रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब तीनों के तीनों वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन का रेट जो होता है, कितने जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो, किस पे डिपेंड करता है, जो बच्चा सबसे स्लो भाग रहा है। अगर स्लो वाला बच्चा जितने जल्दी पहुँचेगा
बढ़ेगा उतने जल्दी उस रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, उतना ज़्यादा फास्ट होगा। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रिएक्शन का रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो एक बार ये क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस में पूछा गया था, शायद मुझे इतना ध्यान है, एक बार एक क्वेश्चन जेई मेंस से पूछा गया था। 3 स्टेप दे के 3-4 स्टेप दिए गए थे, एक में से एक लिख रखा था स्लो स्टेप। तो आपको बताना था कि रेट किस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट हमेशा किस स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। आगे ये बात समझ में? आप ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे रेट जो है ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शन है उसमें जो स्टेप सबसे स्लो होता होगा उसमें रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको इतना सा इंट्रो जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये रेट है किस स्टेप पे डिपेंड करता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना जो रेट ऑफ अ रिएक्शन वो क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये ध्यान रखना क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखना जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम के रिस्पेक्ट में जितना हमारा रिएक्टेंट पे चेंज हुआ या जितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, उस रिएक्शन का क्या होता है, रेट होता है। आ गई बात समझ में? अब जैसे ए कोई रिएक्शन है, ए कोई रिएक्टेंट है, उससे बन रहा हमारा प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट है भाई ए, उससे बन रहा हमारा प्रोडक्ट। तो अगर हमने इस रिएक्शन का रेट निकालना है कि इस रिएक्शन का रेट कितना है भाई, तो कैसे देखेंगे हम रेट, तो रेट होगा हमारे पास क्या, रेट इक्वल टू जो ए है, ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, तो ये हम जैसे हम लेंगे डी ए, ये हो गया हमारा डी ए अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विद टाइम। तो टाइम में जितने टाइम में चेंज हुआ हमने देखना है कि अब अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं कि हमारे पास 100 ग्राम था, जो ए था हमारे पास 100 ग्राम था, इससे बनना हमने प्रोडक्ट। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने देख लिया एक टाइम था हमारे पास 0 मिनट से लेकर और एक टाइम था हमारे पास 10 मिनट। एक टाइम लिया हमने, इतने मिनट में हमारे पास था 100 ग्राम भाई। 10वें मिनट में कितना होगा, 10वें मिनट में जैसे हो गया 50 ग्राम। तो इस जो रेट हुआ इसका कैसे दिखा लेंगे हम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन में जितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ 100 था पहले, अब 50 हो गया। तो आपको पता हुआ चेंज कैसे निकालते हैं, ये हो गया चेंज हमारे पास। टाइम में कितना चेंज हुआ, इतना, मतलब 10 मिनट में हमारे पास जितना रिएक्टेंट में चेंज हुआ या 10 मिनट में हमारे पास जितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ, dP अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में जितना हमारे पास चेंज हुआ रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, इससे हम किसी रिएक्शन का रेट बता सकते हैं भाई। आ गई इतनी बात समझ में कि रेट कैसे निकालना है, कि जो हमारे पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही हमारे पास क्या होगा, रेट होगा। तो अब आगे ये बढ़ते हैं, जब भी हम अगर क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लिखते हैं, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट होता है हमेशा उसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। मतलब अगर इसके लिए हमें रेट लिखना होगा तो रेट होगा हमारे पास माइनस डी अपॉन डी टी या dP अपॉन dt। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें dP अपॉन dt, और अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो माइनस डी अपॉन dt। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया भाई, तो अब देखिए जो हमारे पास हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट हमने स्टार्टिंग में लिया 100 ग्राम, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट ले लिया हमने 100 ग्राम ले लिया भाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था माना A1 था 100 ग्राम। अब जब भी हम, जैसे यहाँ पर टाइम था माना 0, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 मिनट पे हमारे पास जो था 100 ग्राम था। उसके बाद हमने फर्दर रिएक्शन कराई, तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे जितना डिक्रीज होगा उतना वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। आई बात समझ में? तो हमने देखा t इक्वल टू 10 मिनट बाद क्या हो गया हमारे पास, माना 50 ग्राम हमारा रिड्यूस हो गया और 50 ग्राम किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा हमारा, मतलब 50 ग्राम ये बचा हमारे पास। तो A1 पहले था 100 ग्राम और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, 50 ग्राम हो गया भाई। तो जो इसके लिए रेट हुआ क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, चेंज कितना हुआ A2 माइनस A1, 50 माइनस 100
अपॉन टाइम 10 माइनस 0, ये हो गया टाइम में चेंज, क्योंकि 50 माइनस 100 कितना है -50, अपॉन ये कितना है 10। तो ये रेट किस में आया हमारा माइनस में, तो हमारा जो रिएक्टेंट के लिए है वो रेट किस में आ रहा माइनस में, और रेट कभी माइनस में होता है तो रेट कभी माइनस में नहीं होता है। तो इस माइनस के साइन को प्लस में बदलने के लिए, क्योंकि हमेशा हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और हमेशा हमारा रेट इसके लिए माइनस में आएगा, तो इस माइनस के साइन को प्लस में बदलने के लिए हम हमेशा यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, जिससे माइनस माइनस का हमारा प्लस हो जाए और रेट हमारा प्लस में आए। तो आपको इतनी सी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए कैसे कैसे लिखा जाता है, और हमारे पास रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन क्यों लगता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है भाई। अब हमारे पास जो रेट होता है वो दो टाइप का होता है। हमारे पास रेट क्या होता है, दो टाइप का होता है भाई, ठीक है। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एक होता है भाई क्या, एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट जो होता है हमारे पास, ये भी रेट ही है। एवरेज रेट का मतलब क्या होगा, रेट, और रेट क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, या तो किसका, रिएक्टेंट का, या तो प्रोडक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये भी वही है, लेकिन एवरेज रेट का मतलब जो टाइम पीरियड होता है इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई 3 बच्चे भाग रहे हैं तो उनका हमने रेट देखना, अगर तो हमने क्या देखा है स्टार्टिंग में कि 0 मिनट में भाई, या 1 मिनट में, पहले मिनट में जो 1 मिनट 1:02 में, या कोई सा भी 1 मिनट में इनका जो कितने तेज भाग रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखा हमने सीधा 10 मिनट में कि ये कितना तेज भाग रहे थे। उसके बाद हमने क्या करा, उनका चेंज निकाला, ठीक है। तो तब जाके जो रेट निकलेगा वहाँ पे वो निकलेगा एवरेज रेट। आई बात समझ में, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो हम रेट निकालेंगे उसको बोलेंगे एवरेज रेट, और एवरेज रेट को हम करते हैं डेल से शुरू। मतलब अगर ए से हमारा प्रोडक्ट बना तो इसके लिए डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल माइनस डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ये होगा हमारे रेट। आई बात इतनी समझ में। एवरेज रेट का मतलब क्या होना चाहिए कि होगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट वही होगा कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद टाइम। बट जो यहाँ पे क्या होगा, जो पीरियड होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड होगा यहाँ पे। मतलब जो हमारा क्या होगा, अगर हमने पहला 1 मिनट में देखा तो अगला देखेंगे 10 मिनट में, उनके बीच चेंज निकालेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास द रेट ऑफ रिएक्शन, आप लिख सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो हमने रेट मेजर करा वही हमारे पास क्या इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास रेट ही होना चाहिए, लॉन्ग टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए, लॉन्ग टाइम इंटरवल होना चाहिए यहाँ पे बस, ठीक है। अगला इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, अब आपको इसके उससे ही समझ में आ रहा होगा। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब इंस्टेंट टाइम में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जो रेट लेंगे हम यहाँ पे रेट तो वही होगा, लेकिन रेट कैसे निकालेंगे, इंस्टेंट टाइम में। मतलब अगर कोई बाइक भगा रहा है फटाफट तो इसका रेट पता करना हमने, तो यहाँ पे चेंज तो हमारे पास क्या था, 1 मिनट से लेकर 20 मिनट का था। मतलब यहाँ पे पहले हमने 1 मिनट पे देखा 40 किलोमीटर पर सेकेंड था भाई, 40 किलोमीटर पर सेकेंड से भगा रहा है। उसके बाद देखा हमने 10वें मिनट में हो गया 60 किलोमीटर पर सेकेंड से। उसके बाद हमने चेंज निकाला, तब जाके रेट निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में देखना है कि 10वें मिनट में या 20वें मिनट में या 30वें मिनट में कितने स्पीड से चल रहा है। तो वहाँ पे जाके ये क्या होगा, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट। अब आप बोल रहे होंगे कि अगर हम 10वें मिनट में देखेंगे, 20वें मिनट में देखेंगे तो वहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको दिखाते हैं डी से। क्या दिखाएंगे, जैसे ए से बन रहा है पी, तो यहाँ पे हम हो जाएगा क्या, डी ए अपॉन माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी ए डी पी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा इसका रेट। और जो डी टर्म है हमारे पास, जो डी टर्म है डी टी, वो टेंड्स टू 0 होती है। डी का मतलब ही होता है बहुत ही स्मॉल चेंज, बहुत ही कम चेंज, मतलब जो लगभग 0 के इक्वल है, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना जो डी टी है वो टेंड्स टू 0 होता है, मतलब यहाँ पे चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लगभग, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो रेट मेजर करना हमने वो इंस्टेंट टाइम में मेजर करना है, ठीक है। तो वो जो रेट होगा वो बोलेगा, वो होगा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसको दिखाते हैं डी से। किससे दिखाते हैं, डी से। और एवरेज रेट होता है हमारे पास क्या, डेल से दिखाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
चलिए अब ये टॉपिक फटाफट से ख़त्म कर देते हैं इसको। एक हमारे पास क्या कराते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं, उसके लिए हम रेट निकालते हैं, ठीक है। यह 3A + 2B गिव्स 3C, ये कोई रिएक्शन है हमारे पास भाई, ठीक है। इसके लिए आ गया कि इसके लिए रेट लिखो, इसके लिए क्या लिखो, रेट लिखो भाई, ठीक है। तो रेट जैसे एवरेज रेट है, कुछ भी आ सकता है, रेट लिखो, ठीक है। तो हम जैसे डी लिखते हैं, डी से एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं जैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसके रेट कैसे निकलेंगे, -dA/dt, क्या हो जाएगा, -dA/dt, ठीक है, इक्वल टू -dB/dt। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप जितना भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे वहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट देखोगे, कौन सा वाला ब्रैकेट देखोगे, ये वाला ब्रैकेट देखोगे। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव कंसंट्रेशन। एक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब, इस डी का मतलब क्या है, चेंज, डी का मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज जब भी निकालेंगे हम तो उसके बाद क्या होगा, एक एक्टिव कंसंट्रेशन आएगी। मतलब ऐसे 100 ग्राम था पहले, चेंज थोड़ा चेंज हुआ 50 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 100 - 50 बचा कितना हो, बचा 50 है अभी। तो एक्टिव कंसंट्रेशन मतलब जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है, 50 ग्राम, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमारे पास एक्टिव कंसंट्रेशन से मतलब होता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना। चलिए तो ये हो जाएगा -dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू dC/dt। कोई दिक्कत है भाई, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें क्या है, एक दिक्कत है। और क्या दिक्कत है, जो ये स्टाइकियोमेट्री होती है 3, 2, 3, ये हमेशा क्या आती है, अपॉन में आती है भाई, ये ध्यान रखना। इतना आपको इसमें ऐड करना, अगर हमारे पास स्टाइकियोमेट्री है तो हमारे पास वो क्या आती है, अपॉन में आती है। तो ये हो जाएगा 1/3 -dA/dt, 1/2 -dB/dt और 1/3 dC/dt। तो इतना आप अच्छे से इसका ध्यान रखिए। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, कैसे हमने किसी रिएक्शन के लिए रेट लिखना है, आ गया होगा आपको इतना अच्छे से समझ में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर न्यूमेरिकल करना है हमने, तो अगर हमारे पास यही रिएक्शन है, यही हमने रेट लिख दिया, तो इसके लिए अगर आ रखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, अगर हमारे पास दे रखा है कोई न्यूमेरिकल है, उसमें दे रखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दे रखा हमारे पास कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है हमारे पास भाई, ठीक है। ये दे रखा हमारे पास क्या, ये दे रखा हमारे पास ये कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब जो सी के फॉर्मेशन का रेट है ये है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, अब हमने देखना है इसमें जो हमारे पास ये वैल्यू किसकी होगी। तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है ये है वो dC/dt। कई बार क्या बच्चे क्या गलती कर लेते हैं कि इस पूरे की वैल्यू लिख लेते हैं, जबकि ये इस पूरे की वैल्यू नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, dC/dt है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, 1/3 ये नहीं है, dC/dt है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2 किलो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 × 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। और अगर ऐसा बोल रखा है, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ये दे रखा है तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो ये पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा आपको, तो ये होगा आपका आंसर। पहली बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। सेकंड बात क्या है, अगर हमारे पास पूछ रहा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी। डिकम्पोजिशन मतलब ए क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, बी भी डिकम्पोज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, सी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी पूछेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर पूछेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर पूछेगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आ गई बात समझ में। और अगर पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरी इसकी वैल्यू निकालनी है, या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपको आज क्या पढ़ाया गया आपको कि जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप में रेट क्या होता है, कैसे कैसे एवरेज रेट लिखते हैं, कैसे कैसे हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं, और कैसे कैसे अगर न्यूमेरिकल आ जाए हमारे पास, अगर कोई सी भी किसी की वैल्यू दी होगी और पूछा गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछा गया या फॉर्मेशन पूछा गया, रेट पूछा गया रिएक्शन का, तो उसे कैसे कैसे निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट
अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ केमिकल काइनेटिक्स के, और हर दिन आपकी वीडियोज़ आएंगी। और आपको ये वीडियो जितने से जितने ज़्यादा बच्चों तक हो सके उतने ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर करनी है, क्योंकि वो भी केमिस्ट्री सीख पाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए लेट्स कैम विद एमडी के साथ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको डेली आपको वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको बेल आइकन दबाया होगा तो आपको जो नई वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए लेट्स कैम विद एमडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।